नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा, कहा भारत चीन सीमा पर हालात को लेकर देश को विश्वास में लिया जाए। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि रूस दौरे से पहले पीएम मोदी से कांग्रेस ने दागे कई सवाल, दोनों देशों के संबंध उतने गर्मजोशी से भरे नहीं हैं। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि असम में बाढ़ तो मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, केंद्र के सामने उठाएंगे दोनों राज्यों का मुद्दा। खबर में आगे जिक्र होगा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान का किया समर्थन, 1 मिनट 17 सेकंड का वीडियो कर दिया वायरल। और खबर में आगे जिक्र होगा कि नीट यूजी 2024 रीटेस्ट आखिरी विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की जांच की मांग ली है विस्तृत रिपोर्ट। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत चीन सीमा पर हालात को लेकर देश को विश्वास में लिया जाना चाहिए तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा, कहा भारतीय चीन सीमा पर हालात को लेकर देश को विश्वास में लिया जाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी की मांग को दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार को चीन से सटी सीमा पर हालात को लेकर देश की विश्वास में लेना चाहिए। खड़गे ने एक खबर साझा की जिसमें उपग्रह चित्रों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से खुदाई कर रही है और इस क्षेत्र में एक अहम अड्डे पर हथियारों और ईंधन के भंडारण के लिए भूमिगत बंकरों और बख्तरबंद वाहनों के लिए आश्रय का निर्माण किया गया है। खड़गे ने कहा कि चीन पैंगोंग त्सो के पास उस जमीन पर सैन्य अड्डा कैसे बना सकता है जो मई 2020 तक भारत के कब्जे में थी। खड़गे ने अपने पोस्ट में कहा कि हम गलवान घाटी प्रकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए क्लीन चिट के 5 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। चीन हमारी क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण करना जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल 2024 का दिन याद करें जब विदेशी प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने में विफल रहे। खड़गे ने कहा कि विदेश मंत्री का 13 अप्रैल 2024 का यह बयान कि चीन ने हमारे किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, चीन के प्रति मोदी सरकार की नरम नीति को उजागर करता है। उन्होंने एक्स पर कहा कि 4 जुलाई 2024 को अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि एलएसी का सम्मान करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सौहार्द सुनिश्चित करना आवश्यक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रूस दौरे से पहले पीएम मोदी से कांग्रेस ने दागे कई सवाल, दोनों देशों के संबंध उतने गर्मजोशी से भरे नहीं हैं। जी दोस्तों, रूस और ऑस्ट्रेलिया के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी रवाना होने वाले हैं और इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कई सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रूस जा रहे हैं, 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 3 सवाल हैं। दशकों से कांग्रेस सरकार की समझदारी से भरे कूटनीति और रणनीतिक पहल के कारण भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध विरासत में मिले हैं। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों में भारत या रूस में व्लादिमीर पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव से 16 बार मुलाकात की थी। तुलनात्मक रूप से देखें तो 10 वर्षों के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की ये केवल 11वीं ही मुलाकात है। क्या उनके कार्यकाल में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने जैसे बड़े बड़े दावों के बीच दोनों देशों के संबंध उतने गर्मजोशी से भरे नहीं हैं? वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 23 के बीच रूस को भारत का निर्यात स्थिर सा हो गया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम में बाढ़ तो मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, केंद्र के सामने उठाएंगे दोनों राज्यों का मुद्दा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संघर्ष प्रभावित मणिपुर का दौरा किया। कुंभीर ग्राम हवाई अड्डे पर पहुंचे राहुल गांधी का असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा और राज्य एवं जिला पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। असम पहुंचे राहुल को बोरा ने ज्ञापन सौंपा जिसमें उनसे आग्रह किया गया कि वो विनाशकारी बाढ़ के मुद्दे को विशेष मामले के रूप में केंद्र के समक्ष उठाएं ताकि बाढ़ के कारण हुई भारी नुकसान के लिए पर्याप्त राहत और मुआवजा मिल सके। हमारी पीड़ा की आवाज़ केंद्र तक पहुंचाने के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। वहीं दोस्तों, असम को इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए एक पैकेज मिलना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार केंद्र से पर्याप्त धन प्राप्त करने में विफल रही है, जो डबल इंजन सरकार की दोहरी विफलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके बाद कछार जिले के फुरेथल में एक राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, जिसके बाद वो मणिपुर के लिए रवाना हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान का किया समर्थन, 1 मिनट 17 सेकंड का
वीडियो हो रहा है वायरल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान का समर्थन किया है। संसद के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद हिंदू संगठन सहित भाजपा के उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया था। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी से लेकर धर्मगुरु तक उन पर हमलावर हैं। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर हो रही जमकर आलोचना के बीच अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस सांसद का समर्थन किया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के इस 1 मिनट 17 सेकंड के वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना। वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है। राहुल गांधी कहीं भी हिंदू धर्म के विपरीत बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के आधे वक्तव्य को फैलाना अपराध है। ऐसा करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो ने यहाँ पर इंटरनेट में आग लगा दी है, धूम मचा दी है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से संसद में ये बयान सामने आया था और उसके बाद इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया कि राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके बाद अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो बयान सामने आया है उसने कहीं ना कहीं बोलती बंद कर दी है ऐसे भ्रम फैलाने वालों की। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले शंकराचार्यों ने अलग अलग कारण बताकर राम मंदिर उद्घाटन से किनारा कर लिया था। हालांकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा का इन शंकराचार्यों ने समर्थन भी किया है। मामले पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि मंदिर अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। अधूरे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों में निषेध है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट यूजी 2024 रीटेस्ट आखिरी विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की जांच की मांग ली है विस्तृत रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 परीक्षा में सम्मिलित हुए 23 लाख स्टूडेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट यानी कि नीट यूजी 2024 को रद्द करने और फिर से आयोजन का राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को आदेश देने की मांगों से संबंधित दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार 8 जुलाई को हुई और इन मामलों की सर्वोच्च सुनवाई न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा की गई। 2 अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा थे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अंतिम विकल्प हो सकता है कि नीट यूजी 2024 रीटेस्ट को दोबारा उसका रीटेस्ट करा लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है, लेकिन लास्ट ऑप्शन तो रीटेस्ट ही रहने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या वापस से रीनीट होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। LAC पर चीन की हरकतों पर प्रियंका गांधी को आया गुस्सा, मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की तरफ से हो रहे निर्माण को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किस दबाव में भारत की सीमा सुरक्षा और अखंडता को लेकर इतने समझौते कर रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीन के साथ सीमा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इस मसले पर केंद्र सरकार को देश को विश्वास में लेना चाहिए। चीन के साथ सीमा पर स्थिति को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में अपने गांव बसा लिए, बंकर भी बना रहा है, भारत की लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया, अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदलकर सूची जारी की। LAC पर हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 हम खो चुके हैं। ये सारी बातें मीडिया कह रहा है और ये सूचनाएं सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी भी कह रहे हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। मोदी सरकार किस दबाव में भारत की सीमा सुरक्षा और अखंडता को लेकर इतने समझौते कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद ने बढ़ा दी योगी आदित्यनाथ की टेंशन, यूपी सरकार से पूछा 20 साल में क्यों नहीं हुआ कांवड़ पथ का विकास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कांवड़ पथ को लेकर। देश में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसे लेकर हाल ही में 4 राज्यों के अफसरों ने मेरठ में बैठकर पूरा रोड मैप तैयार किया है। कांवड़ यात्रा को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर 20 साल में कांवड़ पथ का विकास क्यों नहीं हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कांवड़ पथ
के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाने की भी मांग की। कांवड़ यात्रा को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उसी समय कांवड़ पथ बनाए जाने की बात हुई थी। उन्होंने पहली बार 11 करोड़ रुपया दिया भी था। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में योगी की सरकार है और यहाँ कांवड़ पथ के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। बीजेपी राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि हमने एक और मुद्दा उठाया है कि एयरपोर्ट के लिए मात्र 23 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हालांकि इसकी प्रक्रिया चल रही है और कुछ दिनों में एयरपोर्ट के लिए पैसा मिल जाएगा। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सावधानी प्रशासन को भी रखनी है और कांवड़ियों को भी, और इसके किसी पर एक तरफा लादा नहीं जा सकता। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो यात्रा में कोई घटना नहीं होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी पीएम तो बन गए, लेकिन उसके बाद संजय राउत ने कर दिया है ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में पहले सियासी हलचल तेज होती जा रही है। नेताओं के वार पलटवार का सिलसिला लगातार ही जारी है और इस बीच शिवसेना के सांसद और दिग्गज नेता संजय राउत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं रहेगी। संजय राउत ने कहा कि देश में जरूर मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन बदलाव हो रहा है। मोदी और अमित शाह ज्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। बीजेपी नहीं बची है, यूपी से भी सरकार जाएगी। इनकी सरकार गुजरात से जाएगी, महाराष्ट्र से जाएगी, झारखंड से जाएगी और हरियाणा से भी जाएगी। इनके हाथ से चला जाएगा। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कौन सा विकास हुआ है। मुझे तो लगा था कि बनारस स्मार्ट सिटी बन गया होगा, लेकिन ये तो सिटी भी नहीं है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर संजय राउत ने कहा कि हिंदुत्ववादी एक ही थे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। हम हिंसक नहीं थे। हिंदू एक संस्कृति और संस्कार है, वो हम नहीं भूल सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने बेरोजगारी संकट बढ़ने पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। एमएसएमई को तबाह करने का लगा दिया आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने तुगलकी नोटबंदी, जल्दबाजी में लागू जीएसटी और चीन से बढ़ते आयात के कारण रोजगार सृजन करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को तबाह कर भारत में बेरोजगारी के संकट को बढ़ा दिया है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक बयान में वैश्विक बैंक सिटी ग्रुप की एक नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जो हाल के चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस द्वारा कही गई बातों की पुष्टि करते हैं। रमेश ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी संकट पर लगातार चिंता जताती रही है। तुगलकी नोटबंदी, जल्दबाजी में लागू जीएसटी और चीन से बढ़ते आयात के कारण रोजगार सृजन करने वाले एमएसएमई के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने से ये संकट और ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने केवल बड़े कारोबारी समूहों को लाभ पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां बनाकर बेरोजगारी दर को 45 वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है, जिसमें स्नातक युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 42% है। रमेश ने रिपोर्ट के मुख्य अंश साझा किए, जिसमें कहा गया कि भारत को अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए अगले 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ नौकरियां सृजित करनी चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ तक कि 7% जीडीपी वृद्धि भी हमारे युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं करेगी। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की सरकार में देश ने औसतन केवल 5.8% जीडीपी दर हासिल की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 37 के सूत्र पर चलेगा सपा का मिशन 300। अखिलेश यादव ने बनाया ये प्लान। यूपी में बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए चेतावनी का अलार्म बज चुका है। समाजवादी पार्टी 2017 के लिए दुंदुभी भले ही विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर ही बजाए, लेकिन सटीक रणनीति के साथ मैदान सजाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। लंबे समय तक एमवाई यानी मुस्लिम और यादव वोटों के भरोसे प्रयास करती रही सपा अब इस बात से बेहद उत्साहित है कि कभी उसके नाम से भी बिदक जाने वाले अनुसूचित जाति का मतदाता लोकसभा चुनाव में उसके करीब आया है। बसपा के कोर वोटर यानी ब्लू ब्रिगेड पर खास नजर जमाए सपा 300 विधानसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ उसी पीडीए के सूत्र पर कदम बढ़ाने जा रही है, जिसने उसकी झोली में 37 लोकसभा सीटें डाल दी हैं। वर्तमान में सपा के पास उत्तर प्रदेश की 105 विधानसभा सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास 251 विधायक हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी में कांग्रेस विधायक को दिला दी मंत्री पद की शपथ। बीजेपी सरकार पर भड़के जीतू पटवारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के मोहन यादव मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले राम निवास रावत चर्चा में हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की परंपराओं की अनदेखी करते हुए कांग्रेस विधायक को बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राम निवास रावत के अब भी कांग्रेस विधायक होने का दावा किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सरकार के तहत जालसाजी का एक और महाकांड, अखिलेश यादव ने कर दिया ये नया दावा। जी दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश में सीज गाड़ियां छुड़ाने के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिसका अब खुलासा हुआ है, जिसमें यूपी के जज के फर्जी आदेश जारी कर जालसाजों द्वारा सैकड़ों गाड़ियां छुड़ाने का दावा किया गया है। और अब इस मीडिया रिपोर्ट को साझा कर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार के तहत जालसाजी का एक और महाकांड, जिसमें बेखौफ अपराधियों ने जज और आरटीओ तक के फर्जी दस्तावेज बनवाकर सीज की हुई गाड़ियों को छुड़वाने का गोरख धंधा चला रखा है। गृह मंत्री जी और परिवहन मंत्री जी की कोई जवाबदेही है कि नहीं, जनता पूछ रही है, क्या कोई जवाबदेही है? सपा प्रमुख द्वारा शेयर की गई मीडिया रिपोर्ट में बदायूं जिले में जज के फर्जी आदेश को आधार बनाने का दावा किया गया है, जिसके आधार पर गाड़ियों को छुड़ाया गया है। रिपोर्ट में गोरख धंधे की पोल खोलने का भी दावा किया गया है। वहीं पुलिस को भी इस मामले की जानकारी होने का दावा किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस बीजेपी सांसद ने बढ़ा दी योगी आदित्यनाथ की टेंशन, यूपी सरकार से पूछा 20 साल में क्यों नहीं हुआ कांवड़ पथ का विकास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इसे लेकर हाल ही में 4 राज्यों के अफसरों ने मेरठ में बैठकर पूरा रोड मैप तैयार किया है। कांवड़ यात्रा को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपने ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर 20 साल में कांवड़ पथ का विकास क्यों नहीं हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कांवड़ पथ के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाने की भी मांग की है। कांवड़ यात्रा को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसी समय कांवड़ पथ बनाए जाने की बात हुई थी। उन्होंने पहली बार 11 करोड़ रुपए दिया भी था और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में योगी की सरकार है और यहाँ कांवड़ पथ के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट से पहले कांग्रेस बना रही है बड़ी रणनीति, आरएलपी, बीएपी और सीपीआईएम का मिलेगा साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बजट सत्र को लेकर बीजेपी जहां उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मजबूती से सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है और इसके लिए जयपुर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक शामिल होंगे। विधायक दल की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल, बीएपी, सीपीआईएम और आरएलपी के नेता भी शामिल होंगे, जिनका स्वागत भी किया जाएगा। पिछले दिनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने खूब हंगामा किया, मगर उस दौरान विपक्ष के अन्य विधायक साथ नहीं दिखे और अब इसी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी कोई एक सब्जी बताएं जो 45 किलो से कम हो, महंगाई पर तेजस्वी यादव का डायरेक्ट अटैक। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। और इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सब्जियों की महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने सोमवार सुबह पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मार्केट का यह हाल है कि कोई भी सब्जी 45-50 रुपए किलो से कम नहीं बिक रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कोई एक सब्जी का नाम बताइए जो 45 रुपए किलो से कम हो। आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, हरी मिर्ची, गोभी, अदरक, शिमला मिर्च, तुरई, बैगन, लौकी, धनिया सब 50 रुपए, 45 रुपए से ऊपर हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन। पूर्व सीएम ने कर दिया है ये बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काफी बेहतर प्रदर्शन करने का बयान दिया और साथ ही ये बड़े बड़े ऐलान कर दिए, जिसमें सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन और पूर्व सीएम ने ये 2 बड़े वादे कर दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। काशी पहुंचे संजय राउत, कांग्रेस नेता अजय राय से मिले और बोले यूपी में संगठन को मजबूत करेगी शिवसेना। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना यूपी में संगठन को फिर से खड़ा करेगी और नई ऊर्जा के साथ यूपी में राजनीतिक भागीदारी होगी। देश की जनता का भाजपा से मोहभंग हो चुका है। कानून व्यवस्था, मनमानी और तमाम दुश्वारियों के चलते आम जनता भाजपा से दूर हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में शिवसेना की ही जीत होगी। उक्त बातें रविवार को 2 दिवसीय यूपी दौरे पर बनारस पहुंचने के बाद कही गई। संजय राउत ने कहा कि काशी आना किसी पुण्य से कम नहीं है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस अद्भुत अविस्मरणीय पल का साक्षी बना, लेकिन आज मैंने काशी आते समय देखा कि इस पौराणिक नगरी का जिस तरह से ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित करते हुए विकास किया जाना चाहिए था, वैसा काम
नहीं हुआ है। कहा कि क्योटो का सपना दिखाने वाले ने काशी और माँ गंगा दोनों के साथ छल कर दिया। काशी और अयोध्या दोनों प्राचीन आध्यात्मिक और पौराणिक नगरी आज ठगी हुई सी महसूस कर रही है। विकास के नाम पर अरबों खरबों का नारा और यहाँ पर वारा न्यारा हो गया है और यहाँ की मूलभूत समस्याएं जिसकी तस बनी हुई हैं, मात्र एक बारिश ने सारे देश को इनकी हकीकत बता दी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।